गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व उस राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस शासन व्यवस्था के मूलभूत आधार तत्व होते हैं। इनके आधार पर शासन का सही रूप से संचालन किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व शासन व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यह इसका उल्लेख भाग 4 में इसका उल्लेख है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसको आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में निहित है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम इसको एक एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 36 बताता है कि राज्य की परिभाषा, यह अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा संबंधी बताता है। जो यहाँ परिभाषा वही बताता है जो हमने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में पढ़ा था, वही यहाँ पे इसकी राज्य की परिभाषा बताता है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का क्या कार्य होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताता है। मौलिक अधिकार वाले हमारी पहले क्लास हो चुकी है, जिसका आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व पढ़ने से पूर्व मौलिक अधिकारों को पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें कॉमन होती है, जो वहां भी होती है यहाँ भी होती है। उससे पता चलता है कि मौलिक अधिकार में कौन सी चीज है और नीति निर्देशक तत्वों में कौन सी चीज है। क्योंकि मौलिक अधिकार पहला पढ़ लिया था, उसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है, जिसमें इसमें क्या होगा कि क्रमिक श्रृंखला बन जाएगी। पहले हमने 12 से 36 तक पढ़ लिया, 12 से 35 तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक पढ़ेंगे, तो एक क्रमिक श्रृंखला बन जाएगी। इस प्रकार से इसमें तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमको ज्यादा याद करने में आसानी रहती है। तो आइए, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। इसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, अर्थात इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट भर्ती नहीं आ रही है, तो हम न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकाल रही है, तो हम इसके खिलाफ में न्यायालय में जाके याचिका दर्ज करेंगे, क्योंकि वह राज्य इसको न्यायालय में ये परिवर्तित नहीं होता है कि इसको छूट दी गई है कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं दी, साथ चुनौती नहीं दी जा सकती है इसको। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 ये बताता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी संबंधी बातों का लोक
कल्याणकारी राज्य की स्थापना व उन्नति के प्रयास करना। राज्य लोक कल्याणकारी भावनाओं को रखते हुए राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया गया, जिसमें प्रजा की हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक राज्य की कल्याणकारी भावना के आधार पर राज्य का संचालन किया जाएगा, अर्थात इसकी उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। राज्य की उन्नति के प्रयास किस प्रकार से किए जाएंगे, ये लोक कल्याणकारी राज्य में इस बात को अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया है, जिसमें व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यक्ति के तीनों स्तरों को मजबूत राज्य व्यक्ति के तीनों स्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर को मजबूत करने का कार्य करेगा, अर्थात लोक कल्याणकारी की भावना को रखते हुए राज्य की उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। यह अनुच्छेद 38 इस बात को बताता है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई भी व्यक्ति है जिसको समान मेल हो, फीमेल हो या किसी भी जाति विशेष से बिलोंग करता हो, अर्थात उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कार्य व्यक्ति समान कार्य करेगा उसका समान वेतन का इसमें प्रावधान किया गया। किसी के साथ में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें इसके 3 भाग बना दिए गए हैं और जिसको हम कह सकते हैं 39 क, ख और ग। ये 3 के आधार पे हम इसको समझेंगे। अब जो कोई संविधान बनता है, जब इनको जोड़ा जाता है, जब ये नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया तो अनुच्छेद 36, 37, 38, 39। अब ये 39 था जब इसमें इसको जोड़ा गया था, जब ये समान कार्य के लिए समान वेतन जोड़ा गया था। लेकिन बाद में इनको जोड़ा जाता है जब ये ऐड कर दिए जाते हैं, इसमें जैसे इसके भाग बना दिए जाते हैं, क बना दिया, ख बना दिया, ग। यहाँ ये चीज आ जाती है, जहाँ आप ये समझ लेना कि ये बाद में जोड़ा हुआ है। तो इसमें है समान कानून एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 क में इस बात को कहा गया कि समान कानून अर्थात सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से कानून लागू होगा और निःशुल्क कानूनी सहायता की इसमें बात कही गई है। फिर उसके बाद में आता है ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व सार्वजनिक हित में। सार्वजनिक धन का स्वामित्व सार्वजनिक हित में किया जाएगा, अर्थात इस पे जो भी आर्थिक सहायता एवं जो धन संचित किया जाएगा उसका धन सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाएगा, उसका संचय किया जाएगा, संग्रहण किया जाएगा, उसको सार्वजनिक हितों के ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इस बात को इसमें उल्लेख किया गया है। फिर इसका है 39 ग, धन का समान वितरण। इसमें इस बात को कहा गया है कि धन का समान वितरण अर्थात धन को है जो समान रूप से खर्च करने की बात कही गई है। 39 अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा कही गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, अर्थात राज्य न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें इसके उन्नति के किस प्रकार से प्रयास किए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति के स्तरों को मजबूत किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है और इसके भाग बना दिए, जिसमें क में समान कानूनी एवं निःशुल्क सहायता की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व सार्वजनिक हित में किया जाएगा और ग में धन का समान वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमने ये अनुच्छेद पढ़े हैं, फिर इसको साफ कर लेते हैं, आगे देखेंगे। उनतालीस हो गए थे अपने, अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 एग्जामों में काफी पूछ लिया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात कही गई है, जो कितनी जनसंख्या के आधार पर कौन सी पंचायत को गठन करना है, कौन सी नई पंचायत बनानी है, इस प्रकार की इसमें पंचायत के गठन संबंधित बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में शिक्षा, रोजगार, वर्ध एवं विकलांग लोगों की सहायता। अनुच्छेद 41 में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाएगा, अर्थात इसमें शिक्षा संबंधी बात कही गई है। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसको इसमें ध्यान रखा गया है। वृद्ध लोग और विकलांग लोगों के इसमें सहायता का विशेष प्रावधान किया गया है, जो कि ये वृद्ध लोगों को वृद्ध पेंशन मिलती है वो अनुच्छेद 41 के तहत, और विकलांग लोगों को भी जो है कई प्रकार की सहायता दी जाती है, वह अनुच्छेद 41 के तहत इनको विकलांगों, वर्ग और शिक्षा रोजगार संबंधी अधिक से अधिक इनकी उन्नति या उत्थान की व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि कार्य करने की मानवीय दशाओं का प्रबंधन एवं महिला प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में कार्य करने की मानवीय दशा अर्थात कार्य करने का कैसा माहौल रहेगा, कैसा वातावरण बन रहेगा, उसकी मानवीय दशाओं का प्रबंधन किया गया है। फिर उसके बाद में महिला एवं प्रसूति सहायता, इसके तहत महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध किया गया है, जो कि इन महिलाओं को ये सहायता मिलती है डिलीवरी के टाइम पे, जब इनको ये छुट्टी मिलती है। जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, राजकीय सेवा में कार्यरत है कोई महिला, तो डिलीवरी के समय को जो छुट्टियां वगैरह दी जाती है वो इसी अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है, और इनको कई प्रकार की सहायता दी जाती है। महिला प्रसूति सहायता संबंधित वह इसमें ही निहित है अनुच्छेद 42 में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 43, इसको साफ कर लेते हैं फिर एक बार। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में उद्योग संबंधित है, जिसमें कुटीर उद्योग, जब उद्योग स्थापित होंगे, तो उद्योगों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इसमें
मजदूरी, मजदूरी को भी शामिल किया गया है। मजदूरी क्यों करता है? मजदूरी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए, जिसको हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह, अर्थात अपनी आजीविका का सही तरीके से पालन करने के लिए इसको मजदूरी करता है, जीवन निर्वाह आदि। इसमें एक बात, अर्थात व्यक्ति का जीवन स्तर को मजबूत बनाने के लिए मजदूरी संबंधी कार्य करता है। अनुच्छेद 43। अब इसमें याद करने का ज्यादा वो नहीं है, जैसे हम इसको 3 के ऊपर ऐसे मार दे तो ये उद्योग बन जाएगा, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। इसमें उद्योग, कुटीर उद्योग संबंधी शामिल किया गया, जिसमें उद्योग में मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी इसको चलाने के लिए, तो इसमें मजदूर शामिल किया गया, जीवन निर्वाह किया गया है। फिर इसके बाद में इसका एक भाग और बना दिया गया जिसमें है उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। इस प्रकार से अनुच्छेद 43 उद्योगों संबंधित है, जिसमें कुटीर उद्योग को शामिल किया गया है। इसमें मजदूर, उद्योगों को चलाने के मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात मजदूरी शामिल किया गया है। इसको मजदूरी जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, अर्थात जीवन को स्तर को मजबूत करने के लिए इसमें जीवन निर्वाह को शामिल किया गया है। फिर इसका एक और भाग बनाया गया जिसमें उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी संबंधित इसको दर्शाया गया है। फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में 4 समान है, अर्थात ये समान नागरिक सिविल संहिता की बात कहता है। इसका मतलब ये होता है समान नागरिक सिविल संहिता, अर्थात हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के कानून है, एक तो नागरिक संबंधी कानून, दूसरा सामाजिक कानून। जिसमें सामाजिक कानून में अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाजों के आधार पर सामाजिक कार्य का संचालन किया जाता है, जिसमें नागरिक में सभी के लिए समान होते हैं, साथ सभी के लिए जो कानून नियम बनेंगे वो लागू होते हैं। लेकिन सामाजिक आधार पर इसका बंटवारा किया गया है, जिसमें विवाह, तलाक, फिर उसके बाद में दत्तक, संपत्ति। इसमें विवाह, तलाक, दत्तक अर्थात जो गोदनामा होता है, और संपत्ति जो उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त की जाती है, जो इससे संबंधित सामाजिक आधार पर इसके अलग अलग रीति रिवाज हैं, उसके आधार पर ये चलते हैं। अर्थात इसमें सिविल समान नागरिक सिविल संहिता की बात कही गई है, जो कि नहीं है। सामाजिक और नागरिक कानून के तहत ये अलग अलग इनका डिवाइडेशन होता है, बंटवारा होता है, जिसको एक करने की बात कही गई है, जिसके आधार पर समान नागरिक सिविल संहिता का संचालन किया जा सके, अर्थात सभी नागरिक के लिए समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 41-43 को उद्योगों, कुटीर उद्योग संबंधी, जिसमें मजदूरों की जीवन निर्वाह संबंधी बातों कहा गया है। ये में उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद संबंधित ये आज के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेके 44 तक आज पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये सब याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। एक बार हम इसका और रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा संबंधी बात कही गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की उन्नति के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यक्ति के स्तरों को मजबूत किया जाएगा। और अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 भाग बनाए गए हैं। कै में कहा गया कि
समान कानूनी एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, और ख में कहा गया है 39 ख में, उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व सार्वजनिक हितों में खर्च किया जाएगा, अर्थात सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हितों में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर ग में कहा गया कि धन का समान रूप से वितरण किया जाएगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 40 है जो पंचायत राज के गठन की बात कहता है। अनुच्छेद 41 शिक्षा के स्तर कैसे मजबूत किया जाए, रोजगार के अवसर अधिक से अधिक कैसे उपलब्ध करवाए जाए, और उसमें वृद्ध और विकलांग लोगों की सहायता संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 42 में है जो कार्य की मानवीय दशाओं का प्रबंध, अर्थात महिला प्रसूति सहायता संबंधी इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों संबंधी, जिसमें कुटीर उद्योग, मजदूरों की भागीदारी और जीवन निर्वाह का स्तर शामिल किया गया है। और उसके बाद में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से हमने आज की क्लास लंबी होने की वजह से हम अनुच्छेद 36 से लेकर 44 तक पढ़े हैं। अगली क्लास में कल हमारी क्लास होगी जिसमें अनुच्छेद 45 से लेकर 55 तक हम 51 तक हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद हैं जो याद हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।